बच्चों हमने पुरानी वाली एक वीडियो डाली है 11th की, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, इसके पूरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बता दिए। लेकिन अब हम आपको लेकर आए क्वेश्चंस इनके। तो इन क्वेश्चंस में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 11वीं के पेपर में, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा फाइनल पेपर उसमें दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 3px कक्षक में उपस्थित है और इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n की मान बताना और द्विगुणित क्वांटम संख्या l का मान बताना। तो मैं आपको बता दूं, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान हो जाएगा 3 और p को बोलते हैं बेटा क्या 1। p का मतलब क्या होता है 1। तो क्या हो गया n का मान 3 और l का मान क्या हो गया 1। डाइबोरेन की संरचना की बात करूँ तो डाइबोरेन यानी कि B2S6 को हम डाइबोरेन कहते हैं। इसकी संरचना ये रही हमारी डाइबोरेन की संरचना, बोरान बोरान, और इसमें 1 2 3 4 5 3 और 3 कितने होते हैं हमारे 6, इसमें क्या होते हैं हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, ये डाइबोरेन की आपकी संरचना हो गई। हम देखते हैं आप 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बूर्ज रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और इस अभिक्रिया में मीथेन बना सकते हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम इसकी बात करें तो बूर्ज रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया अगर हम सोडियम धातु से करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बच्चों हमारा क्या बन जाता है एथेन बन जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं बूर्ज अभिक्रिया में कभी भी हम क्या नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते। बस क्या बना सकते हैं, एथेन बना सकते हैं, प्रोपेन बना सकते हैं, लेकिन क्या नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते। तो बूर्ज अभिक्रिया में मीथेन नहीं बना सकते। आपको इतना सा क्वेश्चन लिखना। अब दे रखा है क्वेश्चन हमारा क्या अभिक्रिया, 8वां क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें दे रखा है एक अभिक्रिया है जिसमें ये पूरा अभिक्रिया लिखना है यहाँ पे। अभिक्रिया A+B2 में A यदि सीमांत अभिकर्मक है तो A के लिए 2.5 मोल लिए जाते हैं, तो बताइए कि B के लिए कितने मोल लिए जाएंगे। साथ ही सीमांत अभिकर्मक को समझाइए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। तो सीमांत अभिकर्मक वो अभिकर्मक होता है जिसके कारण अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी कि मान लो अगर एक ही मात्रा जिसका अमाउंट कम होता है उसको आप क्या कहोगे, सीमांत अभिकर्मक। तो उनने पहले ही बता दिया है कि भैया ए जो है हमारा वो सीमांत अभिकर्मक है, यानी बी की मात्रा क्या होगी ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूं सीमांत अभिकर्मक वो होता है जिसका अमाउंट क्या होता है, वो अभिकारक जिसकी मात्रा किसी दूसरे अभिकारक से या दूसरे क्रियाकारक से क्या होती है, कम। यानी वो क्रियाकारक जिसकी मात्रा अन्य क्रियाकारक से कम होती है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो यहाँ पर ए सीमांत अभिकर्मक है तो बी की मात्रा कितनी होगी, 5 मोल। कितनी होगी, तो उपरोक्त अभिक्रिया में बी के कितने मोल होंगे, 5 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्रव्य के द्वैत व्यवहार को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया और इसे समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि द्वैत के व्यवहार को वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया था। जो पदार्थ की द्वैत प्रकृति है उसको वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने क्या करा था, प्रतिपादित किया था। अब वो कौन सा नियम था बता दूं, लैम्डा बराबर H/mc या लैम्डा बराबर H/mv। तो आप इसको H/mc भी कह सकते हो, H/mv भी कह सकते हो। मतलब बता देता हूँ, इनके मतलब भी पूछे इन्हें, देखो संकेत भी पूछे हैं पूरे के, प्रत्येक के नामों के संकेत लिखिए। तो लैम्डा का मतलब होता है तरंगदैर्घ्य, m का मतलब होता है कण का द्रव्यमान, m का मतलब क्या होता है हमारा कण का द्रव्यमान, c का मतलब होता है कण का वेग, इसे v से भी दर्शाया जा सकता है, और h का मतलब होता है प्लांक स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर लिखिए। तो बच्चों मैं बता दूं आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि जो होता है यह विलगित परमाणु का गुण होता है, यह बंधित परमाणु का गुण होता है। इसका जो मात्रक होता है यानी इसकी जो इकाई होती है वो होती है किलो जूल प्रति मोल। इसकी जो इकाई होती है इसका कोई मात्रक नहीं होता, विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता। यह विलगित परमाणु का गुण है। विलगित का मतलब होता है अकेला। क्या होता है विलगित का मतलब, अकेला। तो यह सिर्फ एक परमाणु का क्या होता है, गुण होता है। तो यह विलगित परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रकृति होती है, और यह परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध को आकर्षित करने का गुण होता है। सहसंयोजी बंध होता है उसको आकर्षित करने का गुण होता है, परमाणु क्या करता है, आकर्षित करता है। ये 3 पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। यह हमारा 10वां क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमें 11वां क्वेश्चन दे रखा है तत्वों के निम्नलिखित युग्मों के संयोजन से बने यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो लिथियम और ऑक्सीजन से लिथियम ऑक्साइड बनता भी है। इनके युग्मों के संयोजन से बने सूत्र बता रहा हूँ। तो ये बता दिया हमने, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोरीन NaCl, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2 बन जाता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से SiO2 बन जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित स्पीच को लुईस अम्ल और लुईस क्षार की तरह में वर्गीकृत कीजिए। लुईस अम्ल वो होते हैं बेटा जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। तो प्रोटॉन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, BCl3 के पास कमी है, तो लुईस अम्ल होगा। लुईस क्षार वो होते हैं जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। ये नेगेटिव वाले सब लुईस क्षार हैं क्योंकि इन सबके पास क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ये लुईस क्षार होगा। लुईस अम्ल वो होते हैं जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जो ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। तो वे परमाणु अणु आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। वे परमाणु अणु आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो बच्चों अगर हम 13वें क्वेश्चन की बात करें तो जल के स्वतः प्रोटोनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो जल का आयनीकरण निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। H2O को इस तरीके से तोड़ा जा सकता है।
अब ये H2 क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट भी कर रहा है, मतलब प्रोटॉन को देखो आप मुक्त भी कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन को ये ले भी सकता है, मतलब ये दान भी करता है प्रोटॉन को, मतलब डोनेट भी करता है, मतलब मुक्त भी करता है और प्रोटॉन को ले भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। ये दोनों काम जब कर सकता है मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी। ये अम्ल की तरह व्यवहार भी करता है और क्षार की तरह व्यवहार भी करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जल का प्रोटोनीकरण। इसके महत्व की बात करें तो आप देख सकते हो कि जब ये जो जल है वो जब क्षार के साथ क्रिया करता है तो वो अम्ल का व्यवहार करता है, लेकिन जब ये अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ये क्षार का व्यवहार करता है। यही इसका क्या हो गया है, महत्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो लिथियम और मैग्नीशियम एक समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, समझाइए। तो भैया लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों में विकर्ण संबंध होता है। बच्चों विकर्ण संबंध क्या होता है, बहुत डीपली टॉपिक है ये। दोनों में विकर्ण संबंध होता है और ये निम्न गुणों में समांतर रखते हैं। पहले तो इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों धन विद्युतीय लक्षण लगभग, दोनों के धन विद्युतीय लक्षण समान होते हैं। दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही अपने समूह में क्या होते हैं, कठोर होते हैं, मतलब अपने समूह में ये दोनों तत्व ही कठोर होते हैं और दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं और दोनों के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड क्या होते हैं, दुर्बल क्षारीय है। बच्चों इसके बाद वाला जो 15वां क्वेश्चन दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के क्या लिखने हैं हम, क्या IUPAC नाम। तो एथिल ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, ब्रोमोएथेन। इसका हो जाएगा 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन। देखो आप 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन। इसका हो जाएगा एथेनॉल और अगर हम बेंजीन में से बीच में से गोला हटा दें तो वो हो जाता है साइक्लोहेक्सेन। अब हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन। बच्चों 16वां क्वेश्चन में बहुत ईजी है, निकाय की डेफिनेशन। ब्रह्मांड का वह विशिष्ट क्षेत्र, ब्रह्मांड का वह विशिष्ट क्षेत्र जिसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड का कोई सा भी आप क्षेत्र ले लो और उसके गुणधर्मों का, अगर मैं मान रहा हूँ ब्रह्मांड में मैंने एक तालाब का अध्ययन किया तो वो तालाब क्या हो गया, निकाय। तो ब्रह्मांड का वह क्षेत्र जिसके गुणधर्मों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, निकाय। और निकाय के बाहर का ब्रह्मांड का जितना भी भाग है, निकाय को छोड़ दो तो वो परिवेश कहलाता है। निकाय को छोड़ दो आप, अरे मैं तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने कप का अध्ययन किया, चाय से भरा हुआ है तो वो निकाय कहलाएगा। कप के बाहर का क्षेत्र परिवेश कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आंतरिक ऊर्जा की। बेटा निकाय की टोटल ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, निकाय की कुल ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। क्या क्या हो सकती है इसके अंदर, सबसे पहले ट्रांसफर एनर्जी हो सकती है, रोटेशन एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशन एनर्जी हो सकती है, इसमें इन सबका योग बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा हो सकती है, उसके बाद आयोनाइजेशन, उसके बाद एक और एनर्जी होती है अंतराणुक अन्योन क्रिया के कारण एनर्जी हो सकती है और नाभिकीय ऊर्जा हो सकती है। ये सारी ऊर्जाओं को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी, आंतरिक ऊर्जा मिल जाएगी। ये सारी ऊर्जाएं आप देख सकते हैं। एंथैल्पी की बात करूं बच्चों तो एंथैल्पी क्या होती है, तो एंथैल्पी, ऊष्मा को ही हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। ऊष्मा को ही हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। विस्तीर्ण गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं, विस्तीर्ण गुणधर्म या व्यापक गुणधर्म कहलाते हैं। देखो बच्चों मैं इन्हें समझा नहीं रहा हूँ, मेरा मकसद था इन क्वेश्चनों को आप तक पहुँचाना ताकि आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लें, लिख लें। बाकी लिखने में क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिखे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है या फिर इतनी मेहनत मेरी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है ना, पूरे बच्चों को ये उतार के लेकर जाना है। सबको पता है कि सेंटर पर हमें क्या करना है, इन कॉपियों को जमा करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे और ग्रेफाइट में अंतर की बात करें बच्चों तो हीरा क्या होगा हमारा, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, इसका कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, इसमें 1.42 एंगस्ट्रॉम या फिर 1.41 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो बच्चों आप, है ना, पीएम की जगह। और इसमें यह कठोर होता है, यह चिकना एवं मुलायम होता है। ग्रेफाइट को आप छुओगे पेंसिल की नोक को तो आपको चिकना सा लगेगा। इसका यह 900 डिग्री सेल्सियस पर जल जाता है, यह 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ये भी IUPAC नाम है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, निम्न के IUPAC नाम लिखो। सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका हमको इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। ग्लूकोस, ग्लूकोस का क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोस। पॉलीथीन, पॉलीथीन का क्या हो जाएगा, पॉलीमिथिलीन। जहरीली विषैली गैस, उसके बाद बच्चों हम जहरीली शराब की बात करें तो मेथिल एल्कोहल, इसका हो जाएगा मेथेनॉल, इसका पॉलीमेथिलीन, इसका मेथेनॉल। क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा 111 ट्राई क्लोरोमेथेन। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। जिनने मेरे ऑब्जेक्टिव की वीडियो नहीं देखी वो ऑब्जेक्टिव की वीडियो को देख लें बहुत अच्छे तरीके से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाएँ इस वीडियो को ताकि उनका क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। थैंक यू।